Hey everyone, I am Swati Vishwakarma and you're watching Prevail Classes. तो हम लोग मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे बनी और वो कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाई। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फंक्शन कैसे करती थी। ठीक है, लेकिन उससे पहले कल जो हमने पढ़ा था, कल हमने लास्ट में पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को अडॉप्ट कब किया गया था। ये हमारा लास्ट टॉपिक था, तो इसको एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं ऐड की हूँ, चलिए एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इनैक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन को हमने देखा 26 नवंबर 1949 को हमने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। ठीक है, लेकिन इसे इनेक्ट कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को इसे इनेक्ट किया गया था। ये भी क्लियर है। ठीक है, अब 26 नवंबर 1949 को हमने इसे अडॉप्ट तो कर लिया, और तो फिर कुछ कुछ रूल्स तो होंगे, कुछ कुछ रेगुलेशन, अब कंट्री को चलाना भी है। ठीक है, तो 1949 से 1950 तक हम इतने दिन तक तो वेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कुछ कुछ रूल्स जो थे, कुछ कुछ रेगुलेशंस थे, उसे इसी दिन क्या कर दिया गया था, इमीडिएट इफेक्ट से इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। ठीक है, और लाइक प्रोविजंस क्या क्या थे, लाइक सिटीजनशिप हो गया। अब उस समय में इंडिया और पाकिस्तान से रिलेटेड इशू बहुत ज़्यादा चल रहे थे कि सिटीजनशिप किसको कहाँ की मिलेगी। बहुत सारे लोग माइग्रेट कर रहे थे, तो सिटीजनशिप को उसी टाइम पे इनेक्ट कर दिया गया था। और 26 नवंबर 1949 को इसी के साथ इलेक्शन कैसे होगा, प्रोविजनल पार्लियामेंट कैसे होगी। ठीक है, अब ये चीज़ और एक ध्यान रखने वाली बात है, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को हम अडॉप्ट किए, इनेक्ट किए, तब यहाँ पे कितने आर्टिकल्स थे, तो टोटल 395 आर्टिकल्स थे। ठीक है, अब प्रेजेंट में कितने आर्टिकल्स है, तो 448 आर्टिकल्स है। पार्ट्स कितने थे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 22 पार्ट्स में डिवाइडेड था, अब कितने पार्ट्स है, 25 पार्ट्स हो गए हैं। पहले शेड्यूल्स कितने थे, तो 8 शेड्यूल्स थे, और अब कितने हैं, 12 शेड्यूल्स है। आई होप इट इज क्लियर, आपको याद रहेगा। स्टार्टिंग में 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे, और अब 448 आर्टिकल्स है, 25 पार्ट्स है और 12 शेड्यूल्स है। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्क कैसे करती थी। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऐसी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन क्यों किया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन किस लिए किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूंट कॉन्स्टिट्यूशन को ही बनाएगी, इनके और भी काम थे। ये लॉ मेकिंग बॉडी भी थी, क्यों, क्योंकि ये लेजिस्लेटर का काम कर रही थी। ठीक है, और ये क्या कर रही थी, फंक्शन एज अ फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, ये कैसे काम की, हमारी फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की तरह इन्होंने वर्क किया। ठीक है, अब देखिए हम लॉ मेकिंग बॉडी कहते हैं, यहाँ पे हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या थी, लॉ मेकिंग बॉडी थी। तो यहाँ पे क्या था, हेड कौन थे इसके, तो हेड कौन थे, जीवी मावलंकर जी थे। ठीक है, और फर्स्ट स्पीकर भी ये क्या थे, लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर भी कौन हुए बाद में, जीवी मावलंकर जी हुए। ठीक है, अच्छा, अब लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन था, तो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन थे, बी एन राव थे। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है, तो उन्हें लीगली एडवाइस लेना होता था ना, तो कौन थे वो, बी एन राव। ठीक है, अब चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे, तो एस एन मुखर्जी थे। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए ये। तो हेड कौन थे, जीवी मावलंकर, और ये फर्स्ट लोकसभा स्पीकर भी रहे हैं। लीगल एडवाइजर कौन थे, तो बी एन राव थे, और चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे, तो ये एस एन मुखर्जी थे। ठीक है, आगे देखिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर की तरह ये वर्क करती थी। अब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर की तरह वर्क करिए, तो इसी में क्या थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ठीक है, अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट कैसे थे, इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, है ना, इन्हें इलेक्शन के थ्रू फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन अब जब इलेक्शन नहीं हुआ था, उससे पहले जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मीटिंग बुलाई गई, तो वहां पे अब इलेक्शन तो हुआ नहीं है, तो कोई ना कोई प्रेसिडेंट तो चाहिए, ताकि अच्छे से गवर्न, अच्छे से काम कर चल सके। ठीक है, इसके लिए क्या किए, जो सीनियर मोस्ट सिटीजन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक है, उन्हें क्या बना दिया गया, टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया गया, जब तक इलेक्शन नहीं हुआ। और फिर इलेक्शन के बाद कौन बन गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है, तो बिफोर इलेक्शन कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, और फिर जो टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। ठीक है, और राजेंद्र प्रसाद क्या थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। आगे देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, एस सी मुखर्जी थे। ठीक है, और फिर बाद में कौन बने,
वीटी कृष्णामाचारी बने। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट एससी मुखर्जी। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? एससी मुखर्जी। ओके, आगे देखिए अदर फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। यहाँ पे हमने देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो कैसी थी? एज अ लॉ मेकिंग बॉडी की तरह काम किया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का काम किया। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने और क्या क्या काम किया? तो इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने सबसे पहले अडॉप्ट किया नेशनल फ्लैग को। कब अडॉप्ट किया नेशनल फ्लैग को? 22 ऑफ जुलाई 1947। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया? 22 ऑफ जुलाई 1949 को, सॉरी 1947 को। ठीक है, अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, तो इसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने क्या किया? नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट किया। तो नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट किया और नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को? 24 ऑफ जनवरी 1950 को, है ना। तो नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को कब अडॉप्ट किया गया? 24 जनवरी 1950 को। तो नेशनल एंथम जो था हमारा, इसे किसने लिखा? नेशनल एंथम हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखे। ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी है, इन्होंने नेशनल एंथम लिखा। आप मुझे बताइए नेशनल एंथम क्या है इंडिया का और नेशनल सॉन्ग क्या है? ठीक है, नेशनल सॉन्ग को किन्होंने लिखा? बंकिम चटर्जी ने। ठीक है, बंकिम चटर्जी जी ने नेशनल सॉन्ग को लिखा और नेशनल एंथम रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। ठीक है, कमेंट में आप जरूर बताइएगा अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो। देखिए अब कॉमनवेल्थ रेटिफिकेशन। अब देखिए जो भी ब्रिटिश कॉलोनीज थी, जहाँ पे भी ब्रिटिशर्स रूल किए, तो उन सबका एक ग्रुप था। तो वहाँ पे हमारा वहाँ पे हमने रेटिफाई कब किया? वहाँ पे हमने उस ग्रुप को कब ज्वाइन किया? तो कब किए? मई 1949 को। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे लास्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इनकी लास्ट सिटिंग कब होती है? 24 जन 1950 को होती है। ठीक है, 24 जन 1950 को होती है। और इस टाइम पे क्या करते हैं? 289 जो पीपल थे वहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो लोग प्रेजेंट थे, उन 284 लोग क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में साइन करते हैं। ठीक है, एग्री करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज लिखा गया है, हाँ हम उसे मानते हैं। अब ये जो 284 मेंबर्स थे, इसमें से कितनी थी फीमेल मेंबर्स? कौन थी? फीमेल्स। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखेंगे। आगे देखेंगे 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बनते हैं? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी तक हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और आगे चलकर यही क्या बनते हैं? 24 जनवरी 1950 को हमारी फर्स्ट फाइनल मीटिंग होती है ना, तो उस टाइम पे फर्स्ट प्रेसिडेंट घोषित किया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। अच्छा देखिए, अब सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से रिलेटेड। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, चलिए इसे हम देखते हैं। देखिए, तो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अब ऐसा नहीं है कि हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन को टाइप करके लिखा गया है, नहीं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हैंड रिटन है। इसे हाथ से लिखा गया है और हाथ से इसमें क्या किया गया है? डिजाइन बनाए गए हैं, इसे सजाया गया है। देखिए यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है आप देख रहे हैं, यह हैंड रिटन है। यहाँ पे जो भी आप डिजाइन देख रहे हैं, ये भी क्या है? हैंडमेड है। ठीक है, तो अब जो कैलीग्राफी, अब कैलीग्राफी मतलब लिखावट किसकी है? तो किसकी है? इंग्लिश की लिखावट किसकी है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी, इन्होंने इंग्लिश में लिखा है। और वसंत कुमार वैद्य, इन्होंने हिंदी में लिखा है। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे डेकोरेट किसने किया था? ये जो डेकोरेट हम डिजाइन देखते हैं ना, तो इन्होंने डेकोरेट कौन किया था? नंदलाल बोस जी ने किया था और बेवहर राम मनोहर सिन्हा जी ने किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नंदलाल बोस जी ने क्या किया था? हम इन्हीं के नाम से जानते हैं। नंदलाल बोस जी ने डेकोरेट किया था और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने कैलीग्राफी की थी, मतलब उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखावट दी थी अपनी। ठीक है, अच्छा अब आगे देखिए लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का लैंग्वेज क्या है? तो हमने क्या देखा? हिंदी में और इंग्लिश में लिखा गया है ना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का लैंग्वेज क्या है? हिंदी और इंग्लिश है। सिंबल क्या है? अब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम क्या देखते हैं कि सबसे क्या है? लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड का, है ना, सबसे बड़ा है। और इसी को सिंबलाइज करते हुए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था, उसका सिंबल क्या दिया गया? एलिफेंट। ठीक है, क्या था? एलिफेंट था। अब देखिए फर्स्ट कंट्री, हम क्या देखेंगे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना।
तो फर्स्ट कंट्री कौन सी थी जिन्होंने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था? तो कौन थी? यूएसए। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने 4 जुलाई 1778 को रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, एक रिटन और एक अनरिटन। इसे हम आगे देखेंगे, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आगे देखेंगे हम नेहरू जी क्या थे। देखिए 1928 में क्या होता है, मोतीलाल नेहरू जी एक क्या करते, साइमन कमीशन आया था 1927 में। 1927 में क्या होता है, साइमन कमीशन का फॉर्मेशन होता है और वो इंडिया कब आती है, 1928 में आती है ना। तो साइमन कमीशन को क्या मिलता है, अच्छे से लोग इसका विरोध करते हैं और गो बैक साइमन ये नारा लगाते हैं, है ना। लोग इसके अगेंस्ट में बोलते हैं और इसी टाइम पे क्या होता है, मोतीलाल नेहरू जी क्या करते हैं, नेहरू रिपोर्ट को सबमिट करते हैं, जिनमें उनमें क्या, जिसमें जिसे हम क्या के नाम से जानते हैं, नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसमें नेहरू जी क्या करते हैं, अपने कुछ डिमांड्स रखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से डिमांड रखा जाता है साइमन कमीशन के अगेंस्ट में। और ये डिमांड्स को जो जिन्ना जी थे, मोहम्मद अली जिन्ना, जिनको हम जानते हैं, वो क्या करते हैं, वो इसको नहीं मानते, वो इसके अगेंस्ट में थे। ठीक है, और इसके अगेंस्ट में उन्होंने क्या दिया, अपना 14 पॉइंट्स दिए, 14 अपने डिमांड्स दिए कि हमारा क्या क्या डिमांड्स है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और इसी को क्या कहा गया, 14 पॉइंट्स बाय जिन्ना कहा गया। ठीक है, तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट कब आता है, 1928 में। ध्यान रखिएगा नेहरू रिपोर्ट को कौन लाते हैं, ठीक है। और 8 अदर लीडर्स भी थे यहाँ पे, तो मोतीलाल नेहरू, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू नहीं याद रखना है, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, और इसके अगेंस्ट में 14 पॉइंट्स बाय जिन्ना दिया गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं इंपॉर्टेंट फीमेल मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कितनी मेंबर्स थी, फीमेल 15 फीमेल मेंबर्स थी, है ना, 15 फीमेल मेंबर्स थी। तो यहाँ पे 15 फीमेल मेंबर्स में कुछ नाम इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए, वैसे तो सारे याद रखने से अच्छा ही है। उसमें से हम कुछ देखते हैं, राजकुमारी अमृत कौर, जो क्या थी, हमारी फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी राजकुमारी अमृत कौर। फिर हम देखेंगे सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जी क्या थी, फर्स्ट फीमेल सीएम ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश की पहली फीमेल सीएम थी सुचेता कृपलानी जी। और सरोजिनी नायडू क्या थी, गवर्नर और राज्यपाल ऑफ यूपी, है ना। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, ये हमारी क्या है, 15 फीमेल मेंबर्स है, आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे सरोजिनी नायडू है, राजकुमारी अमृत कौर है ना। फिर यहाँ पे और इन सब का नाम आप याद रख सकते हैं, लीला रॉय हो गया, सुचेता कृपलानी हो गई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे एक बार, अच्छा, आगे हमें ये भी देखना है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हम किसे कहते हैं, मैंने कहा हम आगे डिस्कस करेंगे। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टमैटिकली कोडिफाइड होता है। सिस्टमैटिकली कोडिफाइड होता है मतलब इसमें हर एक चीज को अच्छे से लिखा रहता है, कौन सा रूल कैसे है, इसके अगेंस्ट में क्या होगा, अगर इसके फेवर में क्या होगा, अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये सारी चीज को अच्छे से लिखा रहता है, उसको हम लोग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सिस्टमेटिकली कॉडिफाइड नहीं होता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो क्या हुआ, कुछ मेंबर्स के ग्रुप बने, ठीक है, और उन्होंने अच्छे से सब चीज को रीड किया और वो क्या किया, कंपाइल किए कॉन्स्टिट्यूशन को, कंपाइल किए स्ट्रक्चर्ड वे में, सिस्टमेटिक वे में, ठीक है, बाय अ फ्यू मेंबर्स। लेकिन ये क्या होता है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके लिए ग्रुप बना, इसको अच्छे से इसको कंपाइल किया गया, स्ट्रक्चर दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, यूके का है। ठीक है, फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, ठीक है, अच्छे से इसको कॉडिफाई करके हर एक चीज लिखा जाता है, और ये नॉट फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूटेड। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है इजी टू अमेंड, नॉट इजी टू अमेंड होता है, नॉट इजी टू अमेंड, या तो फिर हम रिजिड बोल सकते हैं। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पार्शियली रिजिड है, मतलब इसको हम आसानी से हम कुछ भी अपने मन से चेंजेस नहीं ला सकते, इसके लिए हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, हमें मेजोरिटी देखनी पड़ेगी, स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी फिर रेटिफिकेशन। तीन टाइप के लॉज होते हैं ना, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, स्पेशल मेजोरिटी, दूसरा सिंपल मेजोरिटी, और तीसरा स्पेशल मेजोरिटी विथ रेटिफिकेशन, होता है ना ये। और फिर ये जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इजिली अमेंडेबल होता है, जैसे जैसे लॉ में चेंजेस चाहिए होते हैं
उसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, इसमें चेंजेस कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होती है वहाँ पे सुप्रीम क्या होता है, सुप्रीम यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है। हमारे इंडिया में भी सुप्रीम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सुप्रीम क्या होती है, गवर्नमेंट होती है, जो क्या कर रही होती है, कंट्री को गवर्न कर रही होती है। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। सो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो समझ आया तो अच्छी बात है। और आप ट्राई कीजिएगा कि क्वेश्चन, मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, उनका जवाब दीजिएगा वीडियो के एंड में कमेंट में। और थैंक यू।